दोस्तों परीक्षा में पास होने के लिए या एक वीडियो काफ़ी है। तो दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, जो भी बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, अगर वो ये वीडियो पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो उनको कोई भी फेल नहीं कर सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे जितने हिंदी से जुड़े टॉप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस मैंने रख दिए हैं और पिछले कई सालों के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और नई शिक्षा नीति पे आधारित क्वेश्चन हैं। आगामी परीक्षा के लिए, जब भी आपकी परीक्षा होगी हिंदी की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के यह महासंग्राम वीडियो होने वाली है। अगर मैंने आपको बता ही दिया है कि यह वीडियो एक काफ़ी आपको पास कराने के लिए, तो बिना देरी के हम आपको उस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टॉप लेवल का आपको क्वेश्चन बताएंगे और आंसर भी बताने का प्रयास करेंगे लगभग क्वेश्चनों का। तो बने रहिएगा लास्ट तक। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पास होना चाह रहे हैं तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप सभी को मालूम कि बीए थर्ड ईयर प्रति सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। तो ये पेपर है हिंदी का पेपर 1। आने वाले दिनों में जब भी पेपर सेकेंड होगा तो सेकेंड के भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और थर्ड पेपर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के हिंदी फर्स्ट पेपर के बारे में, हिंदी पेपर 1, ठीक है। पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं लेकिन कौन से परीक्षा में आने के चांस हैं और कौन से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है साथियों अति लघु उत्तरीय बेस का कि अवधि के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवियों को नाम लिखिए। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ तैयार किए हैं, तो मेरी मेहनत व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि अवधि के प्रमुख, ठीक है, प्रेमाख्यानकों काव्य धारा के कवियों के नाम लिखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग लिख दीजिएगा नंबर 1 पे ईश्वर दास, नंबर 2 कवि पुहकर, नंबर 3 मुरलीदास, नंबर 4 नूर अहमद, नंबर 5 आलम, नंबर 6 शेख नबी, नंबर 7 उस्मान और नंबर 8 जायसी। तो आदि प्रमुख कवि हैं जो कि अवधि के, याद रखिएगा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के इन सारे कवियों का नाम लिख लीजिएगा और ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, टॉप लेवल का है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपके पाठ्यक्रम में यानी कि बीए तृतीय वर्ष में जो आपका पेपर हिंदी का है फर्स्ट पेपर, उसमें शेख निसार की किस रचना का अंश संकलित है, यानी कि उनकी कौन सी रचना के बारे में आपके पाठ्यक्रम में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शेख निसार, ठीक है, हम यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में, सॉरी बीए थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर में शेख निसार की कृति यूसुफ जुलेखा, ध्यान दीजिएगा, शेख निसार की कृति यूसुफ जुलेखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूसुफ जुलेखा जो है उसका अंश संकलित है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा का अंश संकलित है या यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा पर आधारित है। यानी कि जो शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा है उसमें यूसुफ अलग है और जुलेखा अलग है, तो यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कथा का मार्मिक वर्णन किया गया, प्रेम कथा पर आधारित रचना है, ठीक है। काव्य में 12 मासा वर्णन के माध्यम से नायिका जुलेखा की ब्रह स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी कि जो पाठ है आपके लिए, इसमें आपके पाठ्यक्रम में शेख निसार की जो रचना, ठीक है, यूसुफ जुलेखा, इसमें जो नायिका जुलेखा है इसकी ब्रह स्थिति की, ठीक है, इसके ब्रह स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें सुष्ठु अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने वियोग श्रृंगार को प्रधानता दी है। इसमें कवि ने वियोग श्रृंगार की प्रधानता दी है यूसुफ जुलेखा में, जो कि विरह के बारे में बताया गया है, नायिका के बारे में, ठीक है, नायिका के विरह के बारे में। समझ में आ गया। अति लघु उत्तरीय ही प्रश्न है, 85 शब्दों में आंसर देना है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो शेख निसार की जो कृति है, जो इनका, ठीक है, रचना है, ठीक है, यूसुफ जुलेखा, तो उसमें बताया जा रहा है कि यूसुफ की चारित्रिक विशेषताएं, अगला प्रश्न है क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको आप लोगों को लिखना है। तो चलिए इसका भी हम आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए।
तो यूसुफ की जो विशेषताएं हैं वो है यूसुफ, ठीक है, यूसुफ जो है वो है पीत भक्त है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और क्षमाशील है, विनयशील है, श्रेष्ठ स्वप्न विशेषलक है, उत्कृष्ट प्रेमी है, कर्तव्य परायण है, अच्छा पति है, क्योंकि ये किसका पति है, किसका है ये प्रेम, यानी कि जो ये है जो इनका प्रेम है जुलेखा और इनका प्रेम इनका यूसुफ का, तो उनकी जो प्रेमिका है युनायका, तो इनका एक प्रकार से आप लोग कहते हैं पति हैं इनके, ठीक है, एक पति है, त्यागी एवं उदार हृदय वाला व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी के धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनता, जिससे सिद्ध है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो विशेषताएं मतलब उसके अंदर क्या विशेष गुण है, जैसे आप हैं, आप इंसान हैं, तो आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसके नाम से आप जाने जाते हैं। आप एक इंजीनियर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, आपकी विशेषता हो गई, ये आप कर रहे हैं। तो इसी तरह इसकी विशेषताएं जो थी वो एक अच्छा, ठीक है, पति है साथ साथ में, और वो एक विनयशील व्यक्ति है, क्षमाशील व्यक्ति है अगर किसी से गलती हो जाती है, ठीक है, और साथ साथ में यूसुफ, ठीक है, पितृभक्त है। ओके, तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आप लोगों को, क्योंकि 2 ही 3 नंबर मिलने वाले इस क्वेश्चन के, ठीक है, हो गई विशेषता। अगला प्रश्न है कि शेख निसार जो है उसका वास्तविक क्या नाम था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शेख निसार है, यानी कि शेख निसार जो अवधी के प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, सॉरी थे, ऐसा कह सकते हैं। निसार वस्तुतः कवि का उपनाम था। ध्यान दीजिएगा, जो शेख निसार हैं इनका जो निसार बीच में है ये इनका उपनाम है, उपनाम था, ठीक है, और इनका वास्तविक नाम गुलाम अशरफ है। याद रखिएगा, शेख निसार का वास्तविक नाम गुलाम क्या है, गुलाम, उसके बाद आप लोगों को लिखना है अशरफ। याद रखिएगा, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्लियर हो गया, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यूसुफ जुलेखा खंड काव्य में कितने पात्र हैं, उल्लेख कीजिए। तो जो यूसुफ जुलेखा है जो कि शेख निसार की ही रचना है, तो यूसुफ जुलेखा जो खंड काव्य है जिसमें जुलेखा और यूसुफ के प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है, उसमें जो खंड काव्य है, ठीक है, इसमें कितने पात्र हैं। तो पहले आप लोगों को ध्यान देना है, पहला पात्र तो यूसुफ हो गए जो कि आप सभी को मालूम है, पहले पात्र यूसुफ हो गए जो कि प्रेमी हैं, ठीक है, जुलेखा के, और दूसरा हो गया जुलेखा जी हैं, ठीक है, यूसुफ तो पति हो गए और जुलेखा इनकी पत्नी हो गई, तो 2 यही हो गए, ठीक है, पात्र। और तीसरा जो पात्र है वो है याकूब। ध्यान दीजिएगा, 3 पात्र हैं जुलेखा खंड काव्य में, पहला यूसुफ जुलेखा और तीसरा याकूब। याद रखिएगा, टॉप लेवल का क्वेश्चन ये भी आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसा ही छात्र होगा जिसको समझ में ना ही रहा होगा, पूरी तरह आपके मन में दिमाग में मैं भर दूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि ये टॉप लेवल का है या फिर शायद ये नहीं है, सारे मैंने टॉप लेवल के इंक्लूड किए हैं, जो मुझे लगेगा ये एकदम ही आपकी परीक्षा में आने वाला उसको मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है। पीढ़ीस का जन्म एवं मृत्यु के बारे में लिखना है, इनकी किस सन में जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु यानी कि देहावसान हुआ है, ठीक है। तो आधुनिक कविता के, ध्यान दीजिएगा, पढ़ीस, ध्यान दीजिएगा, पढ़ीस से जुड़ा आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आगे वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें जो पढ़ीस हैं इनका यह है, इनको उपाधि मिली है पढ़ीस की, यह इनका कह सकते हैं उपनाम है। तो पढ़ीस जी का जो पूरा नाम है, मैं आपको थोड़ा एक अच्छी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पढ़ीस जी हैं ये आधुनिक अवधी कविता के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, आधुनिक अवधी कविता के, अवधी कविता के सम्राट माने जाते हैं, कुल मिला के ये समझ लीजिएगा, ठीक है, कविता के, अवधी कविता के। तो पढ़ीस जी का जो नाम है शिरोरत्न, ध्यान दीजिएगा, शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, पढ़ीस जी का पूरा जो नाम है वो है शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस। तो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिलहाल आप लोग समझ लीजिएगा, इनका जो पूरा नाम है ओके, रत्न, ठीक, शिरोरत्न हो गया, उसके बाद आपको लिखना बलभद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद, ओके, उसके बाद दीक्षित लिख देना आप लोगों को,
दीक्षित, फिर पढ़ीस लिख देना है। तो इनका पूरा नाम आप लोगों को मालूम होगा, शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस है। इनका जन्म जो है वो सीतापुर जिले के, ध्यान दीजिएगा, इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है अंबरपुर, ठीक है। इसी गांव में इनका जन्म हुआ था सन 1898 ईस्वी में। तो कुल मिला के पढ़ीर जी का जन्म है वो उत्तर प्रदेश जिले के सीतापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है उसमें जिला है सीतापुर और उसमें गांव है अंबरपुर, उसमें 1898 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और इसी में मृत्यु के बारे में बताया गया, तो मैं मृत्यु यानी कि देहावसान इनका हुआ उसके बारे में बता दे रहा हूँ। इनका जो देहावसान है वो टिटनिस, कोई अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, फिलहाल मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। कोई इनको लोहे का जो है पार्ट लग गया था, इस वजह से इनको टिटनिस हो गया था, ठीक है। गंवई उपचार में उन्हें टिटनिस हो गया था, जिसकी दवा के लिए ये लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। टिटनिस हो गया तो ये बलरामपुर जो कि लखनऊ में पड़ता है उसमें ये भर्ती थे। और इनकी जो मृत्यु है यानी कि देहावसान है वो 14 जुलाई सन 1942 ईस्वी को हो गई, ठीक है, उसी की वजह, टिटनिस की वजह से। तो ये पूरा का पूरा इनका जन्म और मृत्यु के बारे में शॉर्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवधी के विकास में पढ़ीस ने क्या योगदान दिया, यानी कि जो अवधी है, ठीक है, उसमें जो पढ़ीर जी हैं, पढ़ीर जी का नाम आपको मैंने बताया पूरा नाम शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद दीक्षित, इनका जो है वो योगदान क्या रहा है, तो इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका आंसर, ठीक है। क्या योगदान रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो अवधी के प्रगतिशील चेतना के कवि, ये जो हैं ये अवधी के प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। इन्होंने अपने योगदान में, ठीक है, अवधी साहित्य का समृद्ध किया है। कवि ने अपनी निम्नलिखित कृतियों द्वारा अवधी के विकास में योगदान दिया है। चकल्लफ, घसियारिन, ठीक है, स्वनहुली, श्यामा, मनई, लारिका, बिटिया, महतारी, कृष्णलीला, बच्चों के बाप से आदि, यानी कि ये इनकी अपनी कृतियों द्वारा इन्होंने अवधी की भाषा में काफ़ी योगदान दिया, जो कि इनकी कृतियां मैंने आप लोगों को कुछ बताई हैं, चकल्लफ, घसियारिन, ठीक है, और महतारी, बिटिया आदि जो इनकी रचना है, इसके माध्यम से अवधी, ठीक है, अवधी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि इसके क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है, ओके, कृतियों द्वारा इनका योगदान रहा है। अगला प्रश्न है कि वंशीधर शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। तो वंशीधर की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लोगों को लिखनी है, तो मैं आप लोगों को कुछ रचनाएं आप इनकी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 इनकी प्रमुख रचना आ जाती है, वंशीधर की प्रमुख रचना, ध्यान दीजिएगा, नेहरू सावधान, ओके, पहली रचना है नेहरू सावधान। दूसरी है पंत पुराण, ओके। तीसरी है इनकी युगुल चंडालिका, ठीक है, और चौथी इनकी है, युगुल चंडालिका के बाद चौथी जो है वो है कृषि विलाप, और आप लोग पाँचवीं लिख दीजिएगा बेटी बेचन, ठीक है, और छठवीं में लिख दीजिएगा आप लोग कमला आख्यान। तो ये आदि जो इनकी कृतियां हैं, इनकी जो हैं वो प्रमुख रचनाएं या इनकी कृतियां हैं, ठीक है, ओके, वंशीधर की, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस बात को एक और ध्यान रखिएगा कि अल्लाह सुमिरनी शुक्ल जी की प्रथम कृति है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, अल्लाह सुमिरनी, ओके, समझ में आ गया अभी क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो वंशीधर शुक्ल जी हैं, ठीक है, उनकी जो जन्म है वो कब हुआ था और मृत्यु किस सन में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वंशीधर शुक्ल जी का जो जन्म है वो, ठीक है, माघ शुक्ल बसंत पंचमी संवत 1961 को लखीमपुर खीरी में मैनोरा ग्राम में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी के मनयोरा ग्राम में, लखीमपुर खीरी के मनयोरा ग्राम में सन 1961 में हुआ था, याद रखिएगा, शुक्ल जी का जन्म, बस, ठीक है, वंशीधर का। और इनकी मृत्यु की बात करें तो वंशीधर शुक्ल जी का जो देहावसान है, निधन है, वो 26 अप्रैल 1980 ईस्वी में हो गया। तो कुल मिला के इनका जो समय सीमा या जो इनका जो जीवन काल था वो बहुत कम ही था, ठीक है। तो इन्होंने फिलहाल अपने जीवन काल में काफ़ी योगदान दिया तो हिंदी साहित्य में, तो उसके लिए बहुत बहुत नमन है इनको। फिलहाल ये समाप्त होता है क्वेश्चन का आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वंशीधर शुक्ल की राष्ट्रीय चेतना पर कविताओं का नाम लिखिए। तो वंशीधर जो शुक्ल जी हैं उनकी राष्ट्रीय चेतना पर
कविताओं का नाम लिखना है जो कि राष्ट्र पर आधारित हों। ओके, आपके राष्ट्र पे, जो आपका भारत है उस पर। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो राष्ट्रीय चेतना पर कविताओं का जो नाम है, पहला आप लोग लिख देंगे, पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला लिख देना है आप लोगों को कांग्रेस की कुकुड़ुक्कू। ठीक है, दूसरा लिख देना है आप लोगों को 2 नंबर पे, यानी कि दूसरी नंबर कविता लिख देनी है आप लोगों को। ठीक है, कांग्रेस सरकार स्वाहा। और तीसरी लिख देना आप लोगों को नेहरू सावधान। चौथी लिख देना है खूनी पर्चा। बस आज करके आप लोग लिख दीजिएगा कि ये इनकी प्रमुख चेतना परक कविताओं के नाम हैं। ठीक है, जो कि वंशीधर शुक्ल के हैं। तो इसके भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म किस सन में और कहाँ पर हुआ था। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, त्रिलोचन शास्त्री के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो त्रिलोचन शास्त्री का आप लोगों को ध्यान देना है। त्रिलोचन शास्त्री का जो जन्म है वो भाद्र शुक्ल तृतीया सोमवार विक्रम संवत 1974। ठीक है, तदनुसार 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, संवत 1974। ठीक है, यानी कि तदनुसार 20 अगस्त 1917 ईस्वी को गांव चिरानी पट्टी, कटघरा पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, संवत 1974 लिखेंगे और जो सन डाल के लिखेंगे वो लिखेंगे 20 अगस्त 1917, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका जन्म सुल्तानपुर जिले में हुआ था। ओके, समझ में आ गया अभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए और उसका प्रकाशन वर्ष भी लिखिए। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए, कुछ रचनाएं हैं उनका मैं आप लोगों को सन भी बता देता हूं और किस वर्ष वो रची गई वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली जैसे आपको लिख देना है, पहली लिखना है कि देशकाल। देशकाल जो कृति है इनकी, ओके, वो सन मैं आपको सन भी बता दे रहा हूँ, सन 1986 में रची गई थी। 1986 में पहली रचना हो गई। दूसरी रचना की बात करें तो दूसरी रचना इनकी है वो है शब्द। ध्यान दीजिएगा, त्रिलोचन जी की जो दूसरी रचना है वो है शब्द के नाम से है। ठीक है, और इसका जो सन है यानी कि जिस वर्ष से प्रकाशित हुई वो हुई है 1980 में। ठीक है, याद रखिएगा 1980 में। अगली कृति इनकी लिख देनी है आप लोगों को 3 नंबर, धरती। ध्यान दीजिएगा, धरती। धरती इनकी रचना है या फिर आप कह सकते हैं कृति है, जो कि 1945 में रची गई है। ठीक है, ओके। अगली कृति लिख देना आप लोगों की इनकी लिख देनी है आप लोगों को अमोला। ध्यान दीजिएगा, अमोला। ओके, जो कि सन 1900 ध्यान दीजिएगा 90 में लिखी गई है, रची गई है। ठीक है, और उनकी कृति लिख देना आप लोगों को फूल नाम है एक। ध्यान दीजिएगा, फूल नाम है एक। ठीक है, जो कि सन 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, इसका प्रकाशन वर्ष है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनकी जो रचना है ताप के ताए हुए दिन 1980 में हुई है। गुलाब और बुलबुल 1956 में हुई है। और बहुत सारी कृतियां हैं और इनकी रचना वश हैं। फिलहाल इसका आंसर आप लोग और अधिक पढ़ना चाह रहे हैं, इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे कुल मिला के। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने गूगल और सीरीज पे भी एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी आपने क्वेश्चन बैंक लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुक्त बोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। ध्यान दीजिएगा, मुक्त बोध जो कवि हैं इन्होंने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए, इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लिखना है कि त्रिलोचन शास्त्री को उनकी अदम्य ठीक है जीविसा तथा उपेक्षित ठीक है पद दलित कृषकों की पक्षधरता में अपनी कविताएं करने के कारण उन्हें मुक्त बोध ने अवध का किसान कवि कहा है। ध्यान दीजिएगा, किस वजह से कहा है और किनको कहा है आप सभी को मालूम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविता के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। इससे पहले आपने जुलेखा के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन आ रहा है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविता के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, जो कि इस पाठ्यक्रम में उद्धृत है, उसके आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को लिख देना है नंबर 1 पे। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे जो पात्र है वो है ये कि ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे छात्र, नगई मेहरा। ओके, नगई मेहरा। दूसरा है फेरू कहार। ठीक है, अगला है पांचू। ध्यान दीजिएगा, पांचू तथा चंपू। ठीक है, पांचू तथा चंपू। और अगला आप लोगों को लिख देना है टिहुर मुसहर। ठीक है, आदि जो हैं वो कविता के प्रमुख पात्र हैं, वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो इस पर आप लोगों को सही भाषा में इसी तरह लिख देना है
कि त्रिलोचन शास्त्री की जो कविता है, ठीक है, त्रिलोचन साहित्य की कविता ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित है। उनकी कविताओं के चरित्र की भी खांटी गांव से लिए गए हैं। तो जिसके प्रमुख पात्र ये हैं, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ पाठक की प्रथम काव्य कृत का नाम तथा उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथ पाठक से जुड़ी ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आंसर में लिख देना है, पाठक जी जब कक्षा 8 में या 9 के विद्यार्थी थे तभी उन्होंने अपने प्रथम काव्य कृति संयुक्त खंड काव्य का सृजन किया। यह बड़ी ही मनोहरिणी रचना है। इसमें तत्सम शब्दों का बहुलता है तथा अनुप्रासिकता का समावेश पूरी रचना है, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट भाषा में इसकी बारे में हो गया। प्रथम काव्य कृति कौन सी है, इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8वीं में पढ़ रहे थे, 9वीं में, तभी इन्होंने अपनी प्रथम काव्य कृत संयुक्त खंड काव्य का सृजन किया था, ठीक है। कृति संयुक्त खंड काव्य का, ओके, ध्यान में आ गया आपके लोगों के। अगला प्रश्न है कि सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय क्या है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वमंगला के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ओके। तो चलिए इसका भी हम आप लोगों का आंसर बता दे रहे हैं। आप लोगों को लिख देना है कि मोह अनादिकाल के मनुष्य के अंतकरण को क्लेश पहुँचाता आया है। वह क्यों उत्पन्न होता है, यह समाज की सार्वभौम समस्या है। इसी समस्या का निदान और समाधान सर्वमंगला का प्रतिपाद्य विषय है, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। तो आप लोगों को लिख देना है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम व्यापक है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं सभी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के भावनाओं को वर्णन किया गया है, फिर कह सकते हैं विद्यमान है व्यापक रूप से, ठीक है। अपने देश की माटी के प्रति अनन्य अनुराग की व्यंजना यत्र तत्र उनकी रचना में दिखाई पड़ती है। उनकी राष्ट्र प्रेम संकुचित एवं संकीर्ण नहीं है, अपितु व्यापक है, ठीक है। कतिपय पंक्तियाँ दृष्ट काव्य हैं, यानी कि इन्होंने पंक्ति भी लिखी है। तो फिलहाल पंक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, आप लोग खुद ही अपने सीरीज में या फिर अपने क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग इतना भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ठीक है, इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, उन्मत्त का, ठीक है, आद्य प्रसाद मिश्र उन्मत्त का, ठीक है। तो इनका जो उन्मत्त का जन्म जगदीश पीयूष के अनुसार 25 अक्टूबर 1936 को अवध के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की भूमि प्रतापगढ़ के ग्राम, ठीक है, देलहूपुर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 25 अक्टूबर सन 1936 को प्रतापगढ़ में, ठीक है, भूमि जो है वो प्रतापगढ़ की है और जो ग्राम है वो है देलहूपुर में हुआ था, ओके। अगला प्रश्न है कि आधुनिक अवधि कविता में उन्मत्त का योगदान पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों को लिख देना है कि उन्मत्त आधुनिक कविता के नूतन ध्वज वाहक हैं। ठीक है, उन्मत्त ने मुक्तक काव्य के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किया। अवधि ने नवगीतों का प्रेरण करके उन्होंने इस बोली के नवीन स्वरूप को उद्घाटित किया। अवधि में गजल का सूत्रपात्र भी इन्होंने किया। इस प्रकार इन्हें अवधि का दुष्यंत कुमार कहा जाता है। ठीक है, कुल मिला के उन्मत्त को दुष्यंत कुमार कहा जाता है, अवधि का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आपकी पाठ्यक्रम में सर्वमंगला महाकाव्य का कौन सा सर्ग संकलित है, उसका नामोल्लेख कीजिए। तो कौन सा सर्ग है और उसका आप लोगों को नाम लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोगों को लिख देना है कि हमारे पाठ्यक्रम यानी कि BA थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में सर्वमंगला महाकाव्य का 13वां एवं 14वां सर्ग संकलित है। ध्यान दीजिएगा, 13वां और 14वां सर्ग संकलित है, जिसका नाम क्रमशः स्वतंत्रता का मंत्र तथा स्वराज का स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? स्वतंत्रता का मंत्र, ठीक है, और दूसरा है स्वराज का स्वरूप। ठीक है, तो ये 13वां और 14वां सर्ग है और इनका जो नाम है वो स्वतंत्र का मंत्र तथा स्वराज का स्वरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त की कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारे पाठ्यक्रम यानी कि BA थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में आद्या प्रसाद मिश्र का उन्मत्त की जो निम्नलिखित कविताएं संकलित है वो है डगर महकी, पाती, आजू देवारी, ठीक है, आजू देवारी आ, गर्मी आई, तनी झूम के बरस। ठीक है, ये सभी प्रमुख कविताएं हैं श्री आद्य प्रसाद की, जो कि BA थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में संकलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं
अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके आंसर। अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय की ओर। ध्यान दीजिएगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय बेस के, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गूगल पे या अपनी क्वेश्चन बैंक सीरीज खरीदी उसमें से पढ़ना होगा, क्योंकि आंसर बहुत ही लॉन्ग है इसमें का, कम से कम 200 शब्दों में है। तो आंसर बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो इसमें हम आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको सिलेक्ट करा देना है कि आगामी परीक्षा के लिए कौन से हेल्पफुल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शेख निसार की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन टॉप लेवल का है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री की कृति अमोला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, इसका भी आंसर पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ पाठक जी की रचनाओं में निहित ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालिए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। विश्वनाथ जो पाठक जी हैं, ठीक है, इनकी रचनाओं में जो ग्रामीण जीवन है उसके बारे में लिखना है कि ग्रामीण जीवन के बारे में इन्होंने कैसे उसका सविस्तार वर्णन किया है और कैसे बताया है, कैसे जीवन यापन होता है, वहाँ की बोल भाषा, कल्चर, ठीक है, पहन ओढ़ाव कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक की जो काव्य भाषा है वो कैसी है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि अवधी जो भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, उसमें किसका योगदान रहा है, कौन कौन से कवियों का, और उसमें कितनी कठिनाइयाँ आई, कितने उसमें परेशानी हुई, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है 200 शब्दों में। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आगामी की परीक्षा के लिए, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि आद्या प्रसाद उन्मत्त के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल का। अगला प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का है कि आद्य प्रसाद मिश्र, ध्यान दीजिएगा, आद्य प्रसाद मिश्र उन्मत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृगेश जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखिए तथा उनकी रचनाओं को लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, कभी कदार पूछ लिया जाता है, तो मैंने इस वीडियो में रख दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसका भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पढ़ीश जी की मानवीय चेतना पर प्रकाश डालिए। ध्यान देना, पढ़ीश जी का पूरा नाम आपको याद रखना है, ध्यान, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, पढ़ीश जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ओके। तो इनकी मानवीय चेतना पर प्रकाश डालना है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन, टॉप लेवल का तो नहीं है। पीडीएफ पे जोड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का है, ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इनसे जुड़ा क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य की प्रमुख विशेषता में था। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन, इस ये परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, आप किसको रख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला, ओके। अगला प्रश्न है कि द्वारका प्रसाद मिश्र की रास मंजुल कविता के आधार पर उनके प्रकृति चित्रण का विवेचन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रमई काका का जीवन परिचय दीजिए। टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, रमई काका से जुड़ा क्वेश्चन, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे रहे लघु उत्तरीय बेस के बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको पढ़ के जाना है। गारंटी मैं आपको फिर से दिला रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेंगे तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब बढ़ेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय में देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपको पढ़ के जाना जो कि एग्जाम के लिए हेल्पफुल आने वाले, ठीक है। पहला प्रश्न है कि शेख निसार की काव्य की, ठीक है, भावगत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती से होगा भागवत, ठीक है, भावगत होना चाहिए था, विशेषता पर प्रकाश डालनी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्वेश्चन है। देखिए, शेख निसार की काव्य भाषा है, इनकी भावगत से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि पढ़ीर जी के काव्य में लोक संस्कृत का स्वरूप व्यक्त है, स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का है कि वंशीधर शुक्ल ग्रामीण चेतना के कवि थे, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए, इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वंशीधर शुक्ल प्रगतिशील चेतना के कवि थे, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ पाठक की कविता के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। ये भी टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उन्मत्त के काव्य, ठीक है, अभिव्यक्त पक्ष पर प्रकाश डालिए। उन्मत्त से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि यही आए, दूसरा भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उन्मत्त, ठीक है, आद्या काव्य, ठीक है, सॉरी, इनका जो आप लोगों का उन्मत्त का आप लोगों को पूरा नाम तो अभी मैंने आपको बताया ही, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त, इनकी उन्मत्त है जो उपाधि है, या इनका सरनेम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, उपाधि मान के चलिए, तो आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त, ठीक है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन जी की काव्य कला का मूल्यांकन कीजिए। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, त्रिलोचन की काव्य शैली या काव्य कला से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ीश, त्रिलोचन, विश्वनाथ पाठक और आद्या प्रसाद मिश्र, यानी कि उन्मत्त से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय
विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी परीक्षा में। और आपकी परीक्षा में व्याख्या के लिए भी प्रश्न आएंगे, तो व्याख्या के लिए मैं आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ, क्योंकि सारा प्रश्न मैंने आपको हल करा दिया, तो व्याख्या ही क्यों छोड़ूँ। तो व्याख्या पे जुड़े आप लोगों को 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम 2 व्याख्या करनी होंगी, संदर्भ सहित व्याख्या। तो व्याख्या आप लोगों को मालूम है कैसे करनी है, लिख देना संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी या फिर गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिससे लिया गया उसका नाम और इसके लेखक ये हैं, उससे उद्धृत है इस लेसन से, और इसके रचनाकार ये लेखक ये हैं। तो आपके जो व्याख्या के लिए उसमें एक प्रश्न आएगा, मैं आपको बता दूं किन किन कवियों से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग निसार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शेख निसार जो कवि हैं, लेखक हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनसे जो पद्यांश गद्यांश है उसका संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आ सकता है। पढ़ीस से जुड़ा क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में आ सकता है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पढ़ीस से जुड़ा, ठीक है, पढ़ीस, ओके। और आप लोगों की परीक्षा में वंशीधर से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है संदर्भ से व्याख्या करने के लिए। तिलोसन से जुड़ा भी आ सकता है, विश्वनाथ पाठक से भी जुड़ा आ सकता है, ठीक है, और उन्मत्त, ठीक है, आद्या प्रसाद मिश्र से जुड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 एक पढ़ लेंगे संदर्भ सहित, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या, तो आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने प्रश्न पत्र क्लियर करा दिया। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए सारे दिशा निर्देश का पालन करते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा। और भी कौन से सब्जेक्ट का इसी तरह पूरा डिटेल में क्वेश्चन पेपर चेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।